दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ MHI का क्वेश्चन पेपर। मतलब जो भी इग्नू से MA हिस्ट्री कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर, जो कि MHI 105 कोड नंबर का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर नहीं, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आंसर्स के साथ, सॉल्यूशन के साथ है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम जून 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल रहेंगे। ठीक है, इसके लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर लो। आने वाले टाइम में भी आपको ऐसे एग्ज़ाम ओरिएंटेड एग्ज़ाम क्वेश्चंस वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में कृषि का स्वरूप और महत्व के बारे में पूछा है। ठीक है, तो देखिएगा आप ध्यान से। मैंने अपने आंसर को ऐसे ही मेंशन किया जैसे हमें एग्ज़ाम में लिखना चाहिए। सबसे पहले हम अपने एग्ज़ाम में इंट्रोडक्शन लिखते हैं, है ना। एज अ मास्टर स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि सबसे पहले हम अपने एग्ज़ाम में इंट्रोडक्शन लिखते हैं और सबसे लास्ट में निष्कर्ष, जिसे कि कंक्लूजन कहते हैं। और ये सारी चीज़ें लिखना ही एक पॉलिटिकल थ्योरी मास्टर्स के स्टूडेंट की पहचान है। ओके, तो सबसे पहले हम परिचय देते हैं। जो भी क्वेश्चन हमसे पूछता है उसके आगे जो भी हम आंसर लिखने वाले उसका शॉर्ट में एक ब्यौरा देते हैं कि प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। सबको पता है कि जो भी हमारा एंशियंट इंडिया है वो सारे जो भी है लगभग कृषि खेती पे आधारित थी। कृषि केवल भोजन उत्पादक का साधक नहीं था, बल्कि राजकोषीय व्यवस्था, सामाजिक पदानुक्रम और संस्कृति का भी मूल आधार था। मतलब सिर्फ कृषि इसलिए नहीं की जाती थी कि सिर्फ भोजन उगा सके, इसलिए भी होता था क्योंकि कृषि से राजकोष हमेशा व्यवस्थित रहता था, भरा पूरा रहता था, और सामाजिक पदानुक्रम मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी पीढ़ियाँ थी वो संस्कृति का आदर करते हुए आगे बढ़ रही थी। ओके, तो ये तो हमने इंट्रोडक्शन दिया छोटा सा। इंट्रोडक्शन के बाद जो है हम अपने आंसर का मेन बॉडी लिखते हैं, जिसमें से ये देखिए सबसे पहले जो है मुख्य बिंदु और व्याख्या, जिसमें से ये जो है ना ये हेडिंग्स हैं। ठीक है, और हेडिंग्स को हमें डिफाइन करना होता है 2 से 3 लाइन में। ओके, तो सबसे पहले जो हम हेडिंग देखते हैं वह है कि भूमि का वर्गीकरण और स्वामित्व। जो पुराने टाइम पे खेती वगैरह होती थी उसमें भूमि बांट दी जाती थी, और बांटते कौन थे? स्वामी, जिनके पास बहुत सारा ज़मीन होती थी, है ना। क्योंकि हर कोई तो अमीर होता नहीं था। जो भी भूमि और किसान होते थे, जिनके पास भी बहुत ज़्यादा भूमि होती, जो ज़मींदार होते थे, वो अपने खेतों को मजदूरों को दे देते थे और वो उस पर खेती करते थे। बदले में उनको वो वेतन देते थे और उससे उनका खर्चा पानी चलता था। देखते इसमें क्या लिखा है। भूमि को उपजाऊ, असिंचित, प्रति आदि रूपों में विभाजित किया गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भूमि के राज्यों की संपत्ति बताया गया है। यहाँ पे जो भूमि का वर्गीकरण है वो इस तरीके से है कि जो भी भूमि होती है या तो एक ऐसी होती है कि उपजाऊ होती है, मतलब जो बहुत ज़्यादा हमें खेत का फसल वगैरह देती है, हैवी क्वांटिटी में वो चीज़ें उगाती है। दूसरा कि असिंचित, मतलब उसे काफ़ी टाइम से जो है उस पर खेती बाड़ी नहीं हुई है, उसकी सिंचाई नहीं हुई है, असिंचित परतों वाली, है ना, ऐसे टाइप में विभाजित होता है। जो कौटिल्य जी थे ना, उनकी एक पुस्तक अर्थशास्त्र, उन्होंने ना उस किताब में राज्य को, भूमि को राज्य की संपत्ति बताया। मतलब अभी के टाइम पर संपत्ति क्या है? सोना। लेकिन उस टाइम में जो है ना भूमि सोना हुआ करती थी। लोग भूमि खरीद के रख लेते थे और बाद में वो सोने के भाव बिकती थी, इसलिए भूमि को सोना कहा गया है, सबको पता है। नेक्स्ट जो है वो है सिंचाई प्रणाली। सिंधु घाटी और वैदिक युग से सिंचाई हेतु कुएं, तालाब और नहरें प्रचलित थी, क्योंकि पहले तो ये हैंडपम्प वगैरह थे नहीं, तो सिंचाई किससे की जाती थी? कुओं से, तालाब से और नहरों वगैरह से पानी के लिए रास्ता बनाया जाता था। मौर्य काल में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, है ना। वो किस लिए था? खेतों की सिंचाई के लिए। किसने करवाया था? हर्षवर्धन ने करवाया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है ना वो है फसल विविधता। मतलब क्षेत्रीय जलवायु के अनुसार, मतलब हर जगह सेम सिचुएशन तो नहीं हो सकती ना, कहीं सर्दी है, कहीं गर्मी है, कहीं की भूमि बंजर है, कहीं की उपजाऊ है, कहीं की ज़्यादा उपजाऊ है, कहीं की पड़ती है। तो हमें भूमि और जलवायु के हिसाब से खेती बाड़ी करनी होती थी। किसी ज़मीन पर गेहूँ अच्छी उग सकती है तो किसी पर धान, किसी पर जौ अच्छा हो सकता है तो किसी पर तिलहन, तो किसी पर कपास। तिलहन मतलब होता है तेल देने वाली फसलें, जैसे कि सोयाबीन हो गया, है ना, तीसी वगैरह हो गई, अलसी वगैरह, ये सारी चीज़ें तिलहन में आती है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं राज्य व्यवस्था। भूमि कर भाग प्रणाली जैसे कर प्रचलित थे। कृषि उपज का एक छठा भाग राज्य को देते थे। मतलब जो भी किसान वगैरह थे ना, वो अपनी जो भी खेती करते थे उसका 1/6 पार्ट जो है राज्य को देते थे, और ये एक तरीके से
कर था, टैक्स था, क्योंकि टैक्स देना कंपल्सरी था। ओके, सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही जो है इसमें सामाजिक सांस्कृतिक भूमिका के बारे में बता रखा है कि कृषि से संबंधित त्यौहार भी मनाए जाते थे कुछ, जैसे कि मकर संक्रांति हो गई, ओणम हो गया है, ये सारी चीज़ें मनाई जाती है जो कि खेती से रिलेटेड है और खेती पर ही निर्भर करती है, पोंगल वगैरह है। अब जो है कृषि समाज को लेकर जो है इतिहासकार जो है उनकी क्या राय है, तो जो पहले इतिहासकार है वो है डी कोसंबी। उन्होंने जो कृषि को सामाजिक बदलाव का कारक माना है, मतलब खेती ऐसी चीज़ है जो समाज में बदलाव लाया है ना। और जो रोमिला थापा जी थे, उनके अनुसार कृषि व्यवस्था ने राज्य को सुदृढ़ किया है, मतलब जो खेती बाड़ी है वो राज्य की परिस्थितियों को सुधारने में सहयोगी रही है। अब हम निष्कर्ष लिखेंगे कि कृषि प्राचीन भारत की जीवन रेखा थी। इसने न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि सामाजिक संरचना को भी आकार दिया है ना। मतलब निष्कर्ष मैंने बताया कि जो खेती है वो हमारे जीवन रेखा तो थी, बेस था, और इसने हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचाया और हमारी सामाजिक संरचना को भी आकार दिया अच्छा बनाने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो मुगल काल से पूछा है कि मुगल काल में व्यापार और वाणिज्य की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे कि जो मुगल काल है वो 1526 से 1707 तक चला, जिसमें भारत में व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से एक ये समृद्ध युग था। ठीक है, क्योंकि देखो काफ़ी लंबे टाइम तक इनका शासन चला है मुगलों का। ये काल न केवल आंतरिक व्यापार बल्कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के विस्तार के लिए भी जाना जाता है। मतलब जो मुगल काल था ना वो सिर्फ इंडिया के अंदर व्यापार नहीं करता था, ट्रेड बिजनेस, वो इंडिया के बाहर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ट्रेड और बिजनेस करता था। तो ये वही बता रहे हैं ना। सो नेक्स्ट जो है वो हमारे की पॉइंट्स है जिनको हम हाईलाइट करेंगे। व्यापारिक हम कैसे कर सकते हैं, की पॉइंट्स है ऐसे बीच में हेडिंग डाल के, ठीक है, फिर ऐसे इनको ऐसे लिखो, ऐसे 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 सजा कर, फिर उसके बाद इनको पॉइंट्स को डिफाइन करो एक एक। जैसे कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो बताया है कि मुगल काल में जो है व्यापारिक नगरों का विकास कैसे हुआ। सूरत, अहमदाबाद, लाहौर, दिल्ली और आगरा जैसे शहरों ने जो थे ये सब जो बिजनेस और ट्रेड के मुख्य केंद्र थे। मतलब यहाँ पे ज़्यादा व्यापार होता था क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप ये सारे डेवलप्ड सिटी थी। सूरत, अहमदाबाद में कपड़ों की मिल वगैरह थी, है ना। नेक्स्ट जो है वो स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। भारत से मसाले, वस्त्र, मील, रेशमी कपड़े यूरोप, फारस, अरब देशों को निर्यात होते थे। मतलब हम एक्सपोर्ट भी करते थे चीज़ों को। क्या करते थे, मसाले करते थे, कपड़े, नील, रेशमी वस्त्र, कॉटन, है ना, ये सब हम किन को भेजते थे, अरब और फारस के देशों को भेजते थे। नेक्स्ट जो है वो व्यापारी वर्ग के बारे में पूछा है कि जो बनिए थे ना, मारवाड़ी, गोरा जैसे समुदाय व्यापार में प्रमुख थे। मतलब हम तो आज भी जानते हैं कि मारवाड़ी और बनिए वगैरह जो है वो ज़्यादातर बिजनेस के लिए जाने जाते हैं। तो वही ये बता रहे कि गिल्ड प्रणाली भी सक्रिय थी। विदेशी कंपनियां जो थी जैसे कि पुर्तगाल, डच, फ्रेंच, अंग्रेज भारत आए थे व्यापार के माध्यम से और व्यापार के लिए ही आए थे और भारत में फैक्ट्रियाँ भी स्थापित की। वो बात अलग है कि धीरे धीरे उन्होंने अपना राजत्व स्थापित करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट जो है मुगल काल के शासन में राज्य संरक्षण को बहुत बढ़ावा दिया गया। अकबर ने ना व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ ऐसी नीतियाँ बनाई जो भारत को सुरक्षा प्रदान करे। कोई भी आता जाता भारत पे आक्रमण ना कर पाए, भारत को तोड़ ना पाए, इसलिए सुरक्षा की नीति पर भी ध्यान दिया। अब जो है मुगल काल के टाइम को देख के जो है और उनके व्यापार और वाणिज्य को देख के इतिहासकारों की क्या राय है वो बताते हैं हम कि जो इरफान हबीब थे उन्होंने पूर्व आधुनिक पूंजीवाद की शुरुआत बताया। C.H. फिलिप्स के अनुसार मुगल भारत का व्यापारिक ढांचा सुरक्षित और गतिशील था। अब देखते हैं निष्कर्ष कि जो मुगल काल थे ना वो भारत के व्यापारिक उत्कर्ष का प्रतीक था, जिसकी नींव पर औपनिवेशिक शक्तियाँ बाद में अपना साम्राज्य बनाए। जो भी मुगल काल था ना, सबसे पहले उन्होंने मुगल काल के टाइम पे भारत ने व्यापारिक तौर पर बहुत ज़्यादा समृद्धि हासिल की। जब मुगल काल धीरे धीरे कमजोर होने लगे तब औपनिवेशिक शक्तियाँ ने अपना साम्राज्य बनाना शुरू किया। सबको पता है बहादुर शाह जफर जी के टाइम से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने ना ऐसे टोटल 10 क्वेश्चन से 11 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं बनाए
और आंसर्स भी बहुत अच्छे वे में लिखा है, उनके फुल डिस्क्राइब लिखा है। तो आप अगर आप इन सबको देख लोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ये देखो पूछा है कि जो औपनिवेशिक शासन काल के दौरान जो है वो भारतीय कृषि में क्या परिवर्तन आया। तो हम वही बताएंगे ना कि इंट्रोडक्शन देंगे कि औपनिवेशिक काल में जो भारतीय कृषि जो थे वो पूंजीवाद विश्व अर्थव्यवस्था को अधीन कर दिया, जिससे किसान निर्भरता में स्वतंत्रता की ओर बढ़ गए। मतलब वो जो अंग्रेज वगैरह थे उन्होंने किसानों की भूमि पे भी कब्जा कर लिया था, और वो खेती भी किसान जो है अपनी भूमि पर खेती अंग्रेजों की मर्जी से करते थे। जैसे कि बिहार में था 3 कठिया प्रणाली, सबको पता है ना। जो पॉइंट्स वगैरह अब हम वो हाईलाइट करेंगे कि जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया कॉर्नवालिस ने, जिसमें 1993 में शुरू हुआ था, जिसमें ज़मींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया और इससे कृषकों का शोषण बढ़ा, क्योंकि ज़मींदार जो है वो कृषकों को बहुत कम वेतन दिया करते थे और काम उनसे बहुत ज़्यादा लिया करते थे। सेम जो है रैयतवाड़ी और महारवाड़ी व्यवस्था भी लागू करी गई कि जो रैयतवाड़ी थे ना उसमें किसान सीधे राज्य को कर देते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा भारी कर होने के कारण कर्जे में डूबते जा रहे थे, क्योंकि राज्य को कर देना कंपल्सरी था और हैवी टैक्स था, तो उनको कर्जा देते देते हुए डूब रहे थे। नेक्स्ट जो था वो नकदी फसल प्रणाली थी। ये सारी जो चीज़ें ना वो औपनिवेशिक काल में कृषि में क्या परिवर्तन है वो बता रहे हैं हम। तो ये सारी चीज़ें लागू हुई थी। अफीम, नील, कपास जैसी फसलों पर जोर दिया गया, और जब इन सारी फसलों की खेती की जाती थी तो इन सब फसलों की खेती करने के बाद जो भूमि हो जाती थी, अगले 2 से 3 साल तक कुछ भी नहीं उगा सकते थे।